Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel, The Door of Knowledge from your instructor, Sir Haider Zaidi। मेरा बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने मैथ्स 9 न्यू बुक का आगाज किया हुआ है। तो आज हम उसी सीरीज का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। सो मेरा बेटा, आज हम उसका पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने लगे, लेकिन सबसे पहले आपने एक चीज समझनी है कि ये जो सेट्स और फंक्शंस हैं, इनकी बुनियाद कहां से पड़ी, इनका इंट्रो क्या है। ठीक है, तो मैं बड़ा याद रखूं, मैथ्स के अंदर हम पैटर्न्स, शेप्स को टुगेदर करने के लिए एक जो टेक्निक यूज करते हैं उसको बोला जाता है सेट्स। ठीक है, अब जर्नल एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास कोई चीज बिखरी हुई पड़ी हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, यार इसको जरा सेट्स बना के इसके रख दो। लेट्स सपोज आपके पास एक टेबल है, उसके ऊपर फर्स्ट ईयर, मैट्रिक एंड O11 सारी किताबें बिखरी पड़ी हैं। ठीक है, आपने क्या किया, मैट्रिकुलेशन की बुक्स को, 9 क्लास की बुक्स को अलग कर दिया, 10 क्लास की बुक्स को अलग कर दिया, फर्स्ट ईयर की बुक्स को अलग, सेकंड ईयर की बुक्स को अलग। ठीक है, और O लेवल्स की बुक्स को अलग, A लेवल्स की बुक्स को अलग। ये आपने क्या किया मेरा बेटा, सेट्स बना दिए। ठीक है, अब उन बुक्स में भी फर्दर आपके पास सेट्स बन सकते हैं, मतलब आपने उर्दू की अलग कर दी, इंग्लिश की अलग, मैथमेटिक्स की अलग, तो दीस आर द फर्दर सबसेट्स। ठीक है, अभी हम उसके तरफ भी बढ़ते हैं। तो यहां पे मेरा बेटा, आप जर्नल लाइफ के अंदर भी देखो तो हमें चीजों को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज फॉर्म में करने के लिए जरूरी होता है, ताकि हम उन चीजों को अच्छे तरीके से ग्रैब कर पाए, समझ पाए, उनके ऊपर वर्किंग कर पाए। सो मेरा बेटा, मैथ्स हमें अलाउ करता है कि जब हम चीजों को इकट्ठा करते हैं, ताकि हम उन्हें अगली दफा अच्छे तरीके से यूज कर सकें, समझ सकें, परफॉर्म कर सकें, तो उसके लिए मेरा बेटा हम सेट्स डेवलप करते हैं। अब फंक्शंस क्या है, पहले जरा सेट को हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको फंक्शन की तरफ नहीं लेके जा रहा, पहले सेट्स हमने समझ लिए, उसके बाद हम फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो मेरा पहले सेट्स को समझो। अब सेट की डेफिनेशन क्या है, अब देखो सेट की जो बेसिक डेफिनेशन आपके पास लिखी है वो हम क्या कहते हैं, ये है आपके पास द कलेक्शन ऑफ well defined distinct objects। अब मेरा बेटा देखो, कुछ चीजें हैं जो हमने यूज की, कलेक्शन मतलब गैदर कर ली, हमने इकट्ठा कर ली। वेल डिफाइंड का मतलब आपके पास क्या है, जो डिफाइन हो प्रॉपर्ली। ठीक है, साथ में डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, चीजें। अब देखो क्या मकसद है, अब जैसे कि मेरा बेटा हम कहते हैं कि लाहौर के शहरों के नाम, हम एक सेट बनाते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये क्या है, आप बासानी बता सकते हो, सर दीस आर द सेट ऑफ सिटीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो, इन 5 नामों के साथ मैं कोई वेजिटेबल नेम एंटर कर दूं, ठीक है, मैं आपको कहता हूं भाई लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पोटैटो। अब डेफिनेटली मेरा बेटा आप लोगों के दिमाग में आएगा, सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ये पोटैटो कहां से आ गया। तो मेरा बेटा ये देखो, चीज तो मुख्तलिफ थी, हमने कलेक्शन भी की डिस्टिंक्ट चीजों की, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं रहे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं वेजिटेबल्स के नाम यूज कर रहा हूं, उसके अंदर मैं किसी शहर का नाम लिख देता हूं, तब भी ये हमारे लिए एक लाफेबल बात होगी, मतलब सेंस नहीं बन रहा होगा उस चीज का। तो मेरा बेटा इसका मकसद आपके पास क्या होता है, वेल डिफाइंड करके हमने चीजें वो कलेक्ट करनी होती हैं जो कि एक दूसरे से रेफर भी कर रही हैं, कनेक्टेड भी हो। ठीक है, और डिस्टिंक्ट होना मतलब एक सेट है, उसके अंदर आप लाहौर को 2 दफा नहीं लिख सकते। ठीक है, या अगर आपके पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 4 5 सो ऑन चलता जा रहा है, इसमें आप 2 को या 3 को रिपीट नहीं कर सकते। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ रेफर करते होंगे, वेल डिफाइंड होंगे। सो मैं बेटा एग्जांपल ले लो, अभी मैंने एग्जांपल्स आपके सामने 2-3 बोल ली, तो आप उनमें से कोई भी एग्जांपल नोट कर सकते हो।
जैसे कि मैं नेचुरल नंबर्स की सिंपल सी एग्जांपल लिख रहा हूं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो मेरा बेटा एंड पे सो ऑन लगाते हैं, यहां पे आपके पास सेट, याद रखना दो किस्म के सेट होते हैं। एक होता है जो कंटिन्यूअसली चलता चला जाता है, जैसे कि ये सेट, तो यहां पे आप डॉट्स नहीं लगाओगे तो इसका मतलब है आपने उसको रोक दिया, ठीक है। जबकि नेचुरल नंबर्स रुकते नहीं, तो मेरा बेटा ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं इनफिनिट सेट्स, मतलब चलते जा रहे हैं, इनफिनिट। दूसरे आपके पास अगर मैं आपको कहूं द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। सो वो आपके पास क्या हो गए, आपने उनको महदूद कर दिया, ठीक है, तो वो आपके पास फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए, तो वो फिनिट सेट्स हैं और वो इनफिनिट सेट्स हैं। अब मेरा बेटा सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो हम बेसिकली यूज करते हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 ऑर्डिनरी या टैबुलर फॉर्म, एंड द नंबर 3 सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। नोटेशन का मतलब होता है लिखने का तरीका। अब मैं आपको मेरा बेटा बताता हूं इनके दरमियान फर्क क्या है। लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा एक सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब मेरा बेटा मैंने क्या लिखा है, मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, एक स्टेटमेंट के अंदर लिखा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसी सेट को अगर मैं ऑर्डिनरी या टैबुलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो आपके पास ए सेट क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते थे 1 2 3 आगे डॉट्स लगा के एंड पे 10 लिख दो, ठीक है। मतलब एंड पे लिखने का मकसद ये ताकि हमें पता लगे सेट यहां पे खत्म हो गया, फिनिट सेट। अब मेरा बेटा सेट बिल्डर नोटेशन आपके पास क्या है, उसके अंदर हम इसी सेट को कैसे लिख सकते हैं, x such that x belongs to natural number। x ये जो सीधी लाइन में लगी है इसको पढ़ते हैं such that, ये जो e का सिंबल है इसको पढ़ते हैं belongs to natural number। that is the pronunciation of, ये सिंबल है and x आपके पास मेरा बेटा। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बल्कि हमें पता है नेचुरल नंबर कहां से शुरू हो रहा है, एंड x इज लेसर देन इक्वल्स टू 10। मतलब ये तो हमें कंफर्म है कि नेचुरल नंबर शुरू कहां से हो रहा है, 1 से, लेकिन कहां तक जा रहा है, 10 तक, और 10 शामिल है, इसलिए हमने नीचे भी लाइन लगाई। सो मेरा बेटा एक ही सेट को हमने 3 मुख्तलिफ तरीकों से लिखा। डेफिनेशन आपके पास किताब पे मौजूद है और आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। अब मेरा बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं जिनके बगैर हम सेट्स को समझ सकें मुमकिन ही नहीं, ठीक है। जिनमें से नंबर 1 पहली आपके पास टाइप है जिसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक। एग्जाम्पल, ये आपके पास ए सेट आ गया जिसपे 1 है। इवन के अगर हम कहें एक बी सेट है उसमें 0 है, तो 0 भी तो मेरा बेटा एक एलिमेंट है ना। तो यहां कंफ्यूजन ये होती है कि आप कहते हैं सर ये तो सिंगलटन सेट नहीं है तो एम्प्टी सेट हो गया, नहीं भाई 0 एक एलिमेंट है, ठीक है। आप 0 को यूज करते हैं, 0 तो एक इतनी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है कि आपका 1000 के बजाय 1 लाख 1 लाख बन ही नहीं सकता 0 के बजाय। सो मेरा बेटा 0 आपके पास एक नंबर है, कोई भी नंबर कोई भी एलिमेंट मौजूद हो सेट के अंदर, क्वांटिटी एक हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आपके पास है एम्प्टी, उसी को नल या वाइड सेट भी बोलते हैं। वो आपके पास लेट्स सपोज कोई एलिमेंट नो एलिमेंट, इस रिप्रेजेंटेशन के साथ भी यूज करते हैं जिसको 5 बोलते हैं। अब आप लोग बेटा गलती क्या करते हो, इसके अंदर 5 लिख देते हो, वो गलत है। या तो खाली ब्रैकेट्स लगाओ या 5 मेंशन करो। इक्वल सेट्स, अब बेटा 2 सेट्स इक्वल का बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल सी मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा है जो 9th क्लास पढ़ रहा है, ठीक है, और वो वही किताब पढ़ रहा है जो आप लोग पढ़ रहे हो, मतलब पीटीबी का कोर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो आपके पास ओ लेवल पढ़ रहा है, वो 9th स्टैंडर्ड पे लेकिन ओ लेवल पढ़ रहा है,
तो मेरे बेटा जो पहले दो बच्चे थे जो सेम किताब पढ़ रहे हैं वो इक्वल स्टैंडर्ड की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो ओ लेवल पढ़ रहा है वो इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास इक्वल सेट्स क्या होते हैं, दो सेट्स ऐसे, जैसा कि ए है आपके पास 1 2 3 4 5 और बी सेट है आपके पास 2 3 5 4 1। अब मेरे बेटा यहां देखो हमने एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें भी पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें भी पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं। इक्विवेलेंट आपके पास क्या होता है, यहां पे हम देखते हैं क्वांटिटी 1 2 3 4 5, ये ए सेट, बी सेट आपके पास क्या है ए बी सी डी ई। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, हमने देखा क्वांटिटीज बराबर होनी चाहिए, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है तो इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो 5, बेशक अलग, दैट इज इक्विवेलेंट। नेक्स्ट आपके पास मेरा बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक सेट है ए, वो बी का सबसेट कब होगा, जब ए के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो कि बी सेट में भी मस्ट मौजूद हैं। ठीक है, मतलब एग्जांपल के तौर पर ए सेट है उसके अंदर 1 2 3 है और बी सेट है उसके अंदर 1 2 3 4 5 है। तो मेरा बेटा देखो ए सेट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स पड़े हैं जो बी सेट कंटेन करता है, तो हम ए को क्या बोल सकते हैं, सबसेट। मजीद प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, हम एक जग पानी का लेते हैं और उसके अंदर एक ग्लास में पानी डाल देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने ग्लास के अंदर मेरा बेटा पानी डाला, ये आपके पास उस जग का सबसेट था। अब उस जग को आपने कहां से लिया था, हो सकता है आपके घर के ऊपर वाटर टैंक लगाओ, आपने वहां से निकाला। ठीक है, तो इसका मतलब है वो जग उस वाटर टैंक का सबसेट हुआ। अब पानी आपने कहीं ट्यूबवेल से गेन किया तो वो पानी उस ट्यूबवेल का सबसेट हुआ। तो मेरा बेटा ये आपके पास सबसेट का कॉन्सेप्ट होगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A is a subset of B। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे मेरा बेटा देखो, अभी मैंने आपको एग्जांपल बोली 1 2 3 और B सेट हमारे पास है 1 2 3 4। तो देखो A के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो B भी कंटेन करता है, तो A B का सबसेट हो गया। अब मेरा बेटा अगली चीज हमने दिमाग में रखनी है, सबसेट से ही ना दो डेफिनेशंस और निकलती हैं, एक प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिखी इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट के अंदर क्या होता है, अगर हम A को B का प्रॉपर सबसेट कह रहे हैं तो A के अंदर आपके पास क्या एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 और B के अंदर आपके पास क्या एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 और 4। मतलब बी सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में मौजूद नहीं है। ठीक है, और इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास मेरा बेटा क्या होता है, अगर ए के पास भी 1 2 3 मौजूद है और बी के पास भी 1 2 3 मौजूद है। ठीक है, तो मेरा बेटा अब देखो हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं ए बी का सबसेट है, लेकिन एट द सेम टाइम हम कह सकते हैं बी ए का सबसेट है, और A और B अकॉर्डिंग टू इक्वल सेट्स इक्वल भी हैं उसकी डेफिनेशन के लिहाज से। तो मेरा बेटा ये इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। नेक्स्ट, अब यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर जितने भी फर्दर आपको सेट्स दिए हुए हैं वो तमाम के तमाम का सबसेट, मतलब तमाम सेट्स उसमें से निकलेगी। जैसा कि आपके पास यूनिवर्सल सेट अगर हम कहते हैं 1 2 3 4 so on 10, ये हमने यूनिवर्सल सेट का नाम दिया। तो जो हम बाकी सेट्स कंसीडर कर रहे होंगे ठीक है, तो मेरा बेटा जो हम बाकी सेट सॉल्यूशन करते हुए कंसीडर कर रहे होंगे ए या बी या जो भी सेट्स हैं, उसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो यूनिवर्सल सेट से बाहर हो। ठीक है, तो मेरा बेटा ये आपके पास क्या हो गया, मतलब ए और बी मस्ट बी द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। ठीक, पावर सेट,
पावर सेट उसको बोलते हैं। एक पावर सेट, एक सबसेट के लिए ना एक फार्मूला भी यूज करते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स किसी भी सेट के अंदर कितने होंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे उसका फार्मूला मेंशन करता हूं। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फार्मूला है, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, अब यहां पे मेरा बेटा ये जो 2 रेज़ टू द पावर n हमने पढ़ा, n क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब मैं पावर सेट को डिफाइन करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि सबसेट्स निकालते कैसे। जैसा कि मेरा बेटा हमारे पास ए सेट हो 1 2 3, ठीक है, अब हमने इसके सबसेट्स निकालने हैं। तो मेरे बेटा देखो इसके सबसेट्स कितने लिख लेंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8। कितने सबसेट्स निकल रहे हैं? 8। अब वो क्या है? एम्प्टी सेट पहला, उसके बाद मेरा बेटा 1 2 3, मतलब हमने अलग अलग लिख दिए। अब हम पेयरिंग बनाएंगे, 1 के साथ 2 की पेयर, 1 के साथ 3 की पेयर, मतलब 1 को हम 2 पेयर्स बना सकते हैं, 2 के साथ एक 3 के साथ। अब अगर हम 1 के 2 पेयरिंग कंप्लीट हो गए, अब 2 की पेयर बनाओ। 2 का पेयर हमने 3 के साथ बना दिया। अब आपको सर 2 का पेयर 1 के साथ भी तो बना सकते हैं। अगर आप 2 और 1 बनाओगे तो मेरा बेटा देखो 1 2 ऑलरेडी मौजूद है। तो हमने ऑलरेडी इस चीज को पढ़ा हुआ है कि नंबर पहले 1 हो या 2 पहले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेट सेम रहेगा, इक्वल सेट रहेगा। सो मेरा बेटा 2 का पेयर सिर्फ 3 के साथ बन सकता है। अब 3 का अगर हम पेयर बनाए, आपको 3 1 और 3 2, तो वो भी गलत। वो ऑलरेडी आपने देखो बेटा कि 3 1 और 3 2 2 3 और 1 3 की फॉर्म में आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका आखिरी आपके पास क्या बना? 1 2 3। ठीक, अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। These all are subsets of this set A। अब मेरा बेटा हमने देखना ये है कि पावर सेट क्या है। तो मेरा बेटा पावर सेट उस सेट को बोलते हैं कि अगर हम A का पावर सेट निकालना चाहें तो मेरा बेटा पावर सेट ऑफ A हमारे पास क्या आ जाएगा? एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये तमाम सबसेट्स एज अ एलिमेंट मौजूद हो। ठीक है, तो मेरा बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ ए। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा इसके साथ ही हम 3.1, जिसके पहले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमसे इसी सारी थ्योरेटिकल पार्ट की एप्लीकेशन पूछी है हमसे। तो मेरा पहला पार्ट है, उसके अंदर उन्होंने हमसे कहा है सेट बिल्डर नोटेशन में लिखो। तो मेरा ये याद होना चाहिए आपको, ये सेट बिल्डर नोटेशन है। अब हम देखते हैं पैटर्न क्या दिया है। पहला पार्ट है 1 4 9 16। अब तवज्जो करो मेरा बेटा, 1 क्या है? 1 का स्क्वायर। 2 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। इसका मतलब ये तो हमें स्क्वायर्स दिए हैं। ओके, सो हम देखते हैं कितनी वैल्यूज तक के हमें स्क्वायर्स दिए हैं। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज द सेट ऑफ x such that x। ठीक है, स्टार्ट हमने वहीं से करना है। एंड हम बता देते हैं ये तो आपके पास एलिमेंट्स जो हैं ये तो स्क्वायर्स की फॉर्म में। ठीक है, मतलब किसी न किसी वैल्यू के 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर n स्क्वायर की फॉर्म में। लेकिन अब n क्या है? n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एंड कितनी वैल्यूज तक के आपके पास है? ये 1 का स्क्वायर हो गया, अब 484 तक है हमारे पास। ठीक है, कि 484 आपके पास किसका स्क्वायर होता है?
ठीक है, ये हमारे पास टोटल देखो 22 का स्क्वायर है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास ये स्क्वायर्स कहां से कहां तक के, नेचुरल नंबर्स कहां से कहां तक के, आपके पास नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 एंड 22 के स्क्वायर तक के हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, सो हमने कहा बेटा x सच दैट x n स्क्वायर्स है और n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और साथ ही में हमने बता दिया कि n की रेंज क्या है। ठीक, 1 का स्क्वायर मौजूद है और 22 का स्क्वायर मौजूद है। सो नीचे लाइन का मकसद क्या होता है कि ये भी मौजूद है, ये एलिमेंट्स भी शामिल हैं। नेक्स्ट देखो 2 4 8 16 32 64। अब मेरे बेटा अगर आप तवज्जो करें तो ये आपके पास 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8 16, 2 की पावर 1 हो तो 2, 2 की पावर 2 हो तो 4, 2 की पावर 3 हो तो 8, मतलब ये तो 2 की पावर्स हैं। ठीक, सो हम इसका क्या लिखेंगे, x such that x equals to 2 की पावर्स। ठीक, और ये पावर्स भी अगेन हम देखते हैं कि n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक, और 2 की पावर 1 मौजूद है, मतलब 2 मौजूद है। ठीक, तो मेरा बेटा आपके पास क्या आ गया, एंड 1 से शुरू हो रहा है और कंटिन्यू है। ठीक, तो मेरा बेटा बस हम ये लिख देते हैं, इसको एक्सप्लेन कि बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, हाँ ये पता है नेचुरल नंबर कहां से शुरू हो रहा है, 1 से। तो 2 की पावर 1 मौजूद है, 2 की पावर 2 मौजूद है, 2 की पावर 3, और ये तो चलता चला जा रहा है सिस्टम। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन, कहां तक जा रहा है 1000 तक के। तो मेरे बेटा देखो ये इंटीजर्स का सेट आपके पास बन रहा है। ठीक, तो x such that x belongs to integers, इंटीजर्स को c से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो आपके पास x शुरू हो रहा है वो कहां से शुरू हो रहा है, आपके पास देखो 1000 तक के जा रहे हैं, 1 से शुरू हो रहा है और 1000 तक के जा रहा है। तो बेटा देखो 1 भी शामिल है और 1000 भी शामिल है, तो इंटीजर है तो इसका मतलब है नेगेटिव 1 भी होगा और पॉजिटिव 1 होगा, नेगेटिव 2 भी होगा, पॉजिटिव 2 भी होगा, साथ में 0 भी आ जाएगा शामिल। देखो नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 के दरमियान में कौन सा नंबर होगा, 0 होगा, तो आप पॉजिटिव 1 की तरफ जाएंगे ना। नेक्स्ट आपके पास है बेटा देखो पार्ट नंबर 3 4 बन के 6 12 18 एंड 120। अब मेरे बेटा यहां पर समझिएगा, ये देखो 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे। ठीक, सो x such that x belongs to, किससे बिलोंग कर रहा है मेरा बेटा हमारे पास, ये 6 के मल्टीपल्स है, इक्वल्स टू बल्कि आप यहां पे लिख दो 6n। ठीक, एंड जो आपके पास n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर्स आपके पास कहां से, 1 से शुरू हो रहे हैं, मतलब 6 शामिल है, और कहां तक जा रहा है मेरा बेटा 120, मतलब 20 तक जा रहा है। ठीक, तो हमने बता दिया कि ये 6n मतलब 6 के मल्टीपल्स हैं, और n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और 1 से लेकर 20 तक के n की वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। अगला देखो मेरा बेटा 100 102 104 सो ऑन। x such that x, अब मेरे बेटा देखो इसको हम कई तरीकों से लिख सकते हैं, इवन नंबर में 100 से लेकर 400 तक की इवन नंबर्स में, लेकिन अगर हम जैसे हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली करें तो आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं 100 प्लस 2n। ठीक है, और n क्या है आपके पास, n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, एंड n की रेंज आपके पास क्या आ रही है, यहां पे मेरा बेटा n लिखिएगा, n की रेंज आपके पास क्या आ रही है, 1 हो सकता है, क्योंकि 1 होगा तो आपके पास अगला नंबर बनेगा ना 10, बल्कि होल नंबर, क्योंकि 100 भी शामिल है।
ठीक है, तो होल नंबर कहां से शुरू होता है? जीरो से। नेचुरल होल नंबर में फर्क ही है, होल नंबर कहां से शुरू होता है? जीरो। अगर n की वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब है आपके पास क्या हो गया? 0 प्लस 100 100। n की वैल्यू 1 होगी तो 102, n की वैल्यू 2 होगी तो 104। तो मेरा बेटा ये आपके पास होल नंबर्स हैं एंड ये होल नंबर्स जा कहां तक रहे हैं मेरा बेटा? 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई अगर हम 150 से करें तो 300 बना। 300 प्लस 100 कितना हो गया? 400। तो इसका मतलब है आपके पास होल नंबर्स कहां तक जा रहे हैं? 150 तक के। स्टार्टिंग का मेंशन करना चाहो तो बेटा मेंशन कर देना कि 1 से ग्रेटर 0 से ग्रेटर है और 150 से छोटा है। वैसे हमने ना भी लिखे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि होल नंबर स्टार्ट ही कहां से होता है? 0 से। नेक्स्ट आपके पास देखो पार्ट नंबर 6 1 3 9 27 81। अब अगर आप गौर करोगे 3 की पावर्स हैं, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। सो x is that x 3 की पावर n, लेकिन अब 1 लिख दिया उन्होंने तो इसका मतलब है n बिलोंग कर रहा है किससे? होल नंबर से। 0 हो तो 1, 3 की पावर 1 हो तो 3, 3 की पावर 2 हो तो 9 और ये चलता चला जाता है। नेक्स्ट में हमने देखो 1 2 4 5 10 20 25। अब गौर करो तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं? बिलोंग्स टू डिवाइजर ऑफ 100। ठीक है, ये तमाम के तमाम आपके पास कौन से जो 100 के डिविजिबल है। ठीक है, तो मेरा बेटा ये हमने डिवाइजर्स ऑफ 100 का सेट बना दिया। अगला देखो 5 10 15 100 तक के 5 के मल्टीपल्स आ गए। x is that x ठीक है, हम साथ में वही काम कर लेते हैं इक्वल्स टू 5n जैसे यहां 6n का दिया था। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर कहां से शुरू हो रहा है? 1 से। 5 का मल्टीपल मौजूद है, कहां तक जा रहा है? 100 तक। तो मेरा बेटा ये आपके पास लेसर इक्वल्स टू 20 तक। अगर आप शुरू की रेंज लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, 1 से ग्रेटर और 20 से लेसर। वैसे मैं नेचुरल नंबर जो हमने मेंशन कर दिया तो पता है कि 1 से शुरू होगा और 20 तक जाएगा। आखिरी आपके पास है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन x such that x belongs to integers। ठीक है, और इंटीजर्स की अब रेंज क्या है? -100 से लेकर 1000 तक जा रहा है। ठीक है, सो मैंने बड़ा इस तरीके से हमने अपने 9th पार्ट को भी अटेम्प्ट कर लिया। सो मेरा बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है कंप्लीट। अब मूव करते हैं मेरा बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने अब हमें कहा है कि हमने दी गई फॉर्म में आपके पास सेट बिल्डर, उसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो मेरा बेटा देखो फर्स्ट फॉर्म है आपके पास, ये टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट आपके पास है x such that x मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, 3 का मल्टीपल है। अब मेरा बेटा 3 का मल्टीपल डेफिनेटली 3 का टेबल स्टार्ट करो तो आपके पास 3 6 9 12 15 18 21। ठीक, और कंटिन्यू इसको रखो मेरा बेटा 24 27 30 एंड 33। अब मेरा बेटा 33 पे स्टॉप क्यों किया? उन्होंने कहा 35 से छोटे 3 के मल्टीपल्स लेंगे। ठीक है, सो दैट इज द सेट इन टैबुलर फॉर्म। x such that x belongs to real number। अब मेरा बेटा रियल नंबर्स क्या है? चैप्टर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, मतलब जितने भी नंबर्स हैं जो रियल जिंदगी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, चाहे वो डेसिमल्स में हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इररेशनल हो, हर किस्म का नंबर, ये जितने भी इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं।
लेकिन यहां पे अगर आप इक्वेशन देखो, अगर आप यहां इक्वेशन को सॉल्व करें, सो 2x + 1 = 0, 2x = -1, x का आंसर क्या आ रहा है -1/2। सो बेसिकली इसकी जो आपके पास फॉर्म बनी दैट इज -1/2, मतलब हम दी गई इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां से जो हमें x का आंसर मिल रहा होगा तो वो देखो रियल नंबर से बिलोंग करता है। ऐसा नहीं है कि -1/2 रियल नंबर नहीं है। अगर यहां पे लिखा होता लेट सपोज r के बजाय होल नंबर, नेचुरल नंबर, तो क्या नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर के अंदर -1/2 फ्रैक्शन आती है? नहीं आती, तो हम खाली सेट छोड़ देते। लेकिन यहां उन्होंने लिखा रियल नंबर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरा बेटा समझिएगा कि रियल नंबर से बिलोंग करता हो, तो हमने देखा आंसर वाकई रियल नंबर से बिलोंग करता है, हमने वो सेट मेंशन कर दिया। इक्वल्स टू लगा लीजिएगा सॉल्यूशन करते वक्त, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी। अगला देखो मेरा बेटा, प्राइम नंबर्स कहां तक के? 12 से छोटे प्राइम नंबर। तो मेरा बेटा हमें प्राइम नंबर का पता होना चाहिए, 2 से स्टार्ट होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। बेटा याद रखिएगा, हमने मोस्टली ये समझा होता है कि वो तमाम नंबर जो 1 के डिविजिबल हो या अपने डिविजिबल हो तो वो आपके पास प्राइम नंबर हैं। फिर बच्चे कहते हैं सर 1 भी तो हर टेबल में आता है। 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के अकॉर्डिंगली 1 को हम प्राइम नंबर नहीं मानते। 2 वाहिद प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है, क्योंकि बाकी जितने इवन नंबर्स हैं वो 2 के डिविजिबल हैं, तो 2 वाहिद इवन नंबर है और स्टार्ट ही प्राइम नंबर 2 से होता है। 2 3 5 7 9 प्राइम नंबर नहीं है आपके पास, क्योंकि 3 का भी डिविजिबल है। उसके बाद 11 12 से छोटे रखने थे, वैसे 12 भी शामिल नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। सो मेरे बेटा हमारे पास क्या आ गया, उसका टैबुलर फॉर्म। x such that x डिवाइजर ऑफ 128, मतलब वो तमाम नंबर्स जो 128 के डिवाइजर है। 1 भी है, 2 भी 128 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद मेरा बेटा 4 भी डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब जितने भी वो नंबर्स हैं जो परफेक्ट एग्जैक्टली डिविजिबल है 128 के, 16 से भी, 32 भी, 64 भी और लास्ट में 128। ये तमाम वो नंबर्स हैं जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, डिवाइजर है 128। पार्ट नंबर 5, 2 की पावर n, ठीक है। अब 2 की पावर n मतलब जो 2 की पावर्स आ रही है और n नेचुरल नंबर है, ओके। कहां तक जा रहा है? 8 तक, मतलब 2 की पावर 1 हम ले सकते हैं, 2 की पावर 1 क्या होगी 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 आपके पास आ गई 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, उसके बाद 64, ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 की पावर 6 64 एंड 2 की पावर 7 आपके पास क्या आ गई मेरा बेटा 128। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे क्या नीचे लाइन लगी है? नहीं लगी। इसका मतलब है 8 से छोटे नंबर लेने थे, 8 नहीं, तो 2 की पावर 7 तक के हमने मेंशन किया और सेट क्लोज कर दिया। आगे क्या बेटा देखो, x such that x belongs to natural numbers। अब अगेन इक्वेशन आ गई, इसको यहां सॉल्व करो, x + 4 = 0, x का आंसर क्या आ गया -4। क्या -4 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है एंड पॉजिटिव क्वांटिटी की तरफ जा रहा है। सो मेरा बेटा यहां पे आपके पास क्या आ गया? एम्प्टी सेट, मतलब वो इक्वेशन तो नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करती। अगला काम, x such that x belongs to natural numbers and x हर x के बराबर है। तो मेरा बेटा यहां पे हमने ना एक रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं कि हर रियल नंबर अपनी रिफ्लेक्शन है, मतलब 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर। सो मेरा बेटा यहां पे आपके पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि x such that x के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए नेचुरल नंबर को ही मेंशन कर देंगे। लास्ट फिर इक्वेशन आई, 3x + 1 = 0, 3x = -1, x की वैल्यू -1/3। अब मेरा बेटा -1/3
इट्स नॉट इंटीजर। हाँ, अगर यहाँ z के बजाय रियल नंबर होता तो हम -1/3 को लिख देते, लेकिन वो इंटीजर्स कह रहे हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 है, +1 है, -1 है, +2 है, -2 है, फ्रैक्शनल इंटीजर्स में शामिल नहीं। इसका मतलब है जो इंटीजर से ताल्लुक ही नहीं रखता। सो मेरा बेटा एम्प्टी सेट आपके पास आंसर आ गया। ओके, एंड ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपके पास में बेटा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चंस को करने के लिए 3.1 को कंप्लीट करने के लिए आपको मेरा बेटा आज का लेक्चर इंतहाई तौर पर समझना जरूरी है, ठीक? क्योंकि हमने सारा थ्योरेटिकल पार्ट इसमें अटेम्प्ट किया है। ओके, एंड द बेसिक वन सेट आपके पास टाइप्स ऑफ सेट्स को एक्सप्रेस करने की जो टाइप्स है उसके अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 भी अटेम्प्ट किया। तो थ्योरेटिकल पार्ट जरूर देखिएगा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो आपके पास कमेंट सेक्शन मौजूद है, उसके अंदर आप उससे पूछ सकते हैं। ये जो बेसिक हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी स्टार्टिंग में, उनको दिमाग में रखते हुए हम आगे काम करेंगे, ठीक है? तो उनको आपने जरूर देखना है। हर एक्सरसाइज से पहले मेरा बेटा थ्योरेटिकल पार्ट बताने का मकसद ये होता है कि आपकी बेस बन जाए, आप कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर पाए, ताकि हमारा क्वेश्चन कोई भी हो हम उसको अच्छे तरीके से समझ के कर सकें। सो मेरा बेटा इसके साथ ही अपना ख्याल रखिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि अब हम चैप्टर नंबर 3 का आगाज कर चुके हैं। सो वो हमें ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करो ताकि आपको अगला लेक्चर इन्फॉर्म्ड हो जाओ कि लेक्चर अपलोड हो गया है एंड आप उससे इस्तेफादा फायदा उठा सकें, ठीक है मेरा बेटा? सो अपना ख्याल रखें, बाकियों को जरूर शेयर करें। ये एक नेकी है जिसके अंदर आपने भरपूर साथ देना है। ओके, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।